नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ गए एक नया वन शॉट लेकर के, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो आज हम ये पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर करेंगे और ICSE बोर्ड से रिलेटेड है, तो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करना है और सारे के सारे नोट्स बनाने हैं और वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साइड में सिलेबस लिखा हुआ आ रहा होगा, जो ICSE बोर्ड 2025 के लिए सिलेबस स्पेसिफाई है पहले से, उसी के अकॉर्डिंग रहना है, उसी में स्टिक रहना है, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं और हमें पता चलेगा वीडियो के बाद कि आप पे बहुत कुछ आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो एक्चुअल बेसिकली जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस वायर का एक रेजिस्टेंस होता है अपना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना। तो जब रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा तो करंट कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, करंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कोई रोकेगा तो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आगे की तरफ को टकराते रहेंगे, तो टक्कर होने लगेगी, कोलिजन होने लगेगा और कोलिजन होने की वजह से वहां हीट डेवलप हो जाएगी और उसी हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल हीट बोल देते हैं। और ये सबसे पहले फिनोमेना देखा था जूल्स ने, इसलिए उसे कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो दो पार्ट में चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन कोशिश यह रहेगी कि दोनों के दोनों पार्ट एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो कॉपी पेन निकाल के बैठो, नोट्स बनाना स्टार्ट करना और कमरे में कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर देना, जिससे अच्छे से कर पाओ। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, एक फॉर्मूला बताऊंगा केवल इलेक्ट्रिकल पावर का। और इलेक्ट्रिकल पावर का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो चुका तो उसी से आप लोग एनर्जी के सारे फॉर्मूले बना सकते हो, पावर्स के सारे फॉर्मूले बना सकते हो और एनर्जी पावर में रिलेशन डेवलप कर सकते हो। टोटल 7 फॉर्मूलाज है रिलेटेड टू एनर्जी एंड पावर। हम केवल एक फॉर्मूला बताएंगे और ट्रिक की हेल्प से बाकी सारे फॉर्मूले खुद बना लेंगे। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टार्ट ना करके पहले इलेक्ट्रिकल पावर स्टार्ट करते हैं, उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे। तो कितना मजा आएगा देखना अभी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली डिनोट करते हैं इसे सबसे पहले P से। इसकी यूनिट होती है वाट और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी भला? कि जब किसी वायर में या किसी रजिस्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और दिस रजिस्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी लाइक दिस, और बैटरी हैज ए पोटेंशियल V, रजिस्टर हैज ए रेजिस्टेंस R। तो इस यूनिट में जो चीज डेवलप होगी उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। टाइम के साथ जो चीज डेवलप होगी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय करंट इन द रजिस्टर। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय करंट इन द रजिस्टर इज कॉल्ड पावर। तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली, लेकिन हम केवल एक फॉर्मूला याद रखेंगे और सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर, I स्क्वायर R। अब इसे याद कैसे रखेंगे? बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे फॉर्मूला बना लेंगे। इसे याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने कविता सुनी होगी, पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो उसी पोयम को हम रिवाइज करेंगे, अपनी मॉडिफाई फॉर्म में लिखेंगे अपने हिसाब से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो इस हिसाब से पावर का पूरा फॉर्मूला याद हो सकता है। अब अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम दूसरी टर्म में निकालेंगे। ये किस टर्म में था? करंट एंड रजिस्टर। तो लिखेंगे यहाँ इन टर्म ऑफ करंट एंड रजिस्टर। ऐसी बात करते हैं इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एंड रजिस्टर। तो पोटेंशियल और रजिस्टर के टर्म में अगर हमें निकालना है तो वी कैन राइट इट एज पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब कहोगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे याद करें? आपने तो ये फॉर्मूला की ट्रिक बता दी, ये फॉर्मूला कैसे याद करें? तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है हमें, हम इसे एक्सप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। एक्सप्रेस करना आया तो सब कुछ, फॉर्मूला यही याद रखना है। तो अगर हम बात करें किसके? एक्सप्रेशन, तो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। देखो कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बाई ओम्स लॉ। तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है बोला? I R। किस किस के टर्म में निकालना है? V और R की। तो I को गायब करो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। नाउ हमें फॉर्मूला पता है पावर का, वो बेसिक फर्स्ट वाला, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और यहीं पे पावर की फॉर्मूला लिखेंगे हम। पावर की वैल्यू I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R, R से R कैंसिल, V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि स्क्वायर है तो R मिल जाएगा। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर। था ना कितना इजी? कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है।
बस हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है ओम्स लॉ की, पावर की, सब चीजों की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले की बात करें इन टर्म्स ऑफ, मींस थर्ड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V and I. So how we can calculate in terms of V and I? The power can be written as power is equal to V into I. This is the third formula of power. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने का सिंपल, तो पावर की बात चल रही है ना, तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो यहीं पे बात करेंगे एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन बेसिकली हमें ओम्स लॉ की हेल्प लेनी है, तो बाय ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ से आप क्या कहते हैं, इट इज V इक्वल टू आई आर। और अब हमें किसकी टर्म में कैलकुलेट करना है, V और I की, तो R को गायब करो, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। अब पावर का वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, पावर इज इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ R इन दिस एक्सप्रेशन, I स्क्वायर मल्टीप्लाई V अपॉन I, और वी कैन से पावर इज इक्वल टू V इंटू I। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला ऑफ पावर। और एक्सप्रेशन भी एग्जाम में आ जाता है, तो एक्सप्रेशन भी ऐसे ही ड्राइव करना है, और फॉर्मूले तीनों ये पावर के थे। तो दिस इज द पावर। पावर की कुछ यूनिट्स की बातें कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि पावर को हमेशा किस में मेजर करते हैं, वॉट में, या हॉर्स पावर में भी मेजर करते हैं। हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, एचपी। जब कोई हैवी मशीन होती है या हैवी मोटर होता है, तो उसकी जो पावर एक्चुअल में कंसिडर की जाती है, हॉर्स पावर में कंसिडर की जाती है। क्योंकि हॉर्स एक ऐसा एनिमल है, आप यकीन नहीं करोगे, हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो कभी बैठता नहीं है। हॉर्स के पास पावर का बहुत बड़ा सोर्स, मतलब पावर हाउस ऑफ पावर हम हॉर्स को कह सकते हैं। तो हॉर्स जब भी देखा होगा आपने बैठे हुए, तो बहुत रेयर केस में देखा होगा, हॉर्स तभी बैठता है जब वो बीमार हुआ, वरना हॉर्स हमेशा खड़ा रहता है। इवन वो सोता भी खड़े खड़े है, वो चने खाता है और सोता भी है। उसकी मांसपेशियां उसकी इतनी मजबूत है कि उसे एहसास ही नहीं होता थकान का। तो वही पावर हॉर्स की, इसलिए हम हॉर्स को पावर एचपी में काउंट करते हैं, मतलब पावर की यूनिट हॉर्स पावर में ली जाती है, क्योंकि हॉर्स इज ए पावरफुल एनिमल। तो उसके हिसाब से मोटर वोटर की पावर जो हैवी ड्यूटी वाले मोटर से हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम यहीं पे बात करें यूनिट्स ऑफ पावर, तो हम लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ पावर, यूनिट्स ऑफ पावर। तो पावर की कौन कौन सी यूनिट है, देखो। तो सबसे पहली बात, नंबर फर्स्ट, 1 वाट। तो पहली वाट, वो 1 वाट किसके इक्वल होती है, 1 जूल पर सेकेंड। तो पहली यूनिट तो हुई। सेकेंड यूनिट होती है 1 HP, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, इसके बराबर। अगर हमें लिखना है 746 वाट, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 0.746 किलो वाट। मतलब ये हाँ, वी कैन से 1 HP इस वाट को ही हम किलो वाट में या किलो HP में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो दीज आर दी यूनिट्स ऑफ पावर। अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो बता सकते हैं। अब ये तो थी पावर की बातें। अब हमें कुछ पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। तो पावर की बात, पावर के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑफ पावर, न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, और हमें क्वेश्चन में सिंपली क्या कहा गया कि एक बल्ब है हमारे पास, वी हैव ए बल्ब हियर। तो हमारे पास क्या होगा, एक बल्ब है, देखिए ये रहा बल्ब, और ये बल्ब कनेक्टेड है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई से। इस बल्ब का फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस है R, और बल्ब की पावर है 100 वाट, इससे ये कनेक्टेड है। अब इसी बल्ब को हमने रिप्लेस किया, मिस बल्ब तो वही है, हमने इसे दूसरे होल्डर में लगाया, और ये होल्डर है कितनी सप्लाई का चलने वाला, यह है 110 वोल्ट पे चलने वाला। बल्ब वही है, सेम बल्ब, क्या है ये, सेम बल्ब। तो हमसे पूछा है पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, बताओ कितनी होगी। वी नीड टू कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, तो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, ये कैलकुलेट करना है, ठीक। चलिए, तो सिंपल सी बात है, हमें देखो गिवन क्या है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, वोल्टेज गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि करंट का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो पावर का वो फॉर्मूला लगाना है जो चीजें दे रखी होंगी। तो अगर हम बात करें केस फर्स्ट, तो इन केस फर्स्ट व्हेन 220 वोल्ट सप्लाई इज गिवन, तो पावर कैन बी रिटन एज V स्क्वायर अपॉन R, और हम इसे कह सकते हैं V की वैल्यू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। पावर कितनी गिवन है भला, में यहीं पे पावर गिवन है 100, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अगर हम केस 2 की बात करें, वैन सप्लाई 110 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर P डैश इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 का स्क्वायर अपॉन R। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड बोथ इक्वेशंस सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, एंड P डैश अपॉन P इज इक्वल टू 110 टू द स्क्वायर डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय 220 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, से कैंसिल हो जाएगा वहाँ, P डैश अपॉन 100 इक्वल टू 110 220 220, ये कटा 2 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स, P डैश इक्वल टू 25 वाट। दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। लग हमें ऐसा रहा होगा कि सर बल्ब तो सेम है, तो बल्ब सेम इंटेंसिटी से जलेगा, लेकिन नहीं, बल्ब थोड़ी लोअर इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज होगा यहाँ, और वोल्टेज का ही तो मेन रोल है। हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट होते हैं किस अप्लायंसेस में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे हाउस वोल्टेज सेम रहने चाहिए, तो वोल्टेज की वजह से सब कुछ हो पाता है। पावर की बातें समझ में आई, कंजम्पशन ऑफ पावर। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक को मूव करते हैं थोड़ा, और मैंने तुम्हें बताया था कि तीनों फॉर्मूले हमने पावर के कैलकुलेट करे, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे बड़े इजीली। कैसे करते हैं देखो यहाँ पे, तो चलिए खैर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिनोटेड बाय H, इट्स यूनिट इज जूल, और एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सबसे पहली चीज। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन यूज हमारे घरों में होता है, कि आपने देखा होगा कि बिजली का बिल बनाने वाला जो आता है, जो इलेक्ट्रिशियन मैन होता है, वो आपने देखा होगा हमारे मीटर में एक स्विच दबाता है और रीडिंग लेकर के हमें बिजली का बिल पकड़ा करके चला जाता है। एक्चुअली बिजली का बिल बनने का प्रिंसिपल क्या है, बिजली का बिल कैसे बनता है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बनता है, ये जो अप्लायंसेस चल रहे हैं, एक्चुअली में मीटर क्या रीड कर रहा है जो हमें बिल मिल रहा है, तो मीटर एक्चुअल में लीड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कोई भी रजिस्टर, क्योंकि हर एक अप्लायंस से रजिस्टर है, तो कोई भी रजिस्टर कितनी हीट को कंज्यूम कर रहा है, और वो हीट किलोवाट आवर में कन्वर्ट होकर के मीटर में जाती है रीडिंग की फॉर्म में, और उस रीडिंग को वो इलेक्ट्रिशियन आकर के कन्वर्ट कर देता है जूल में, और मल्टीप्लाई करता है उसकी पैसों से, और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करा दिया जाता है, मिल जाता है। तो वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, तो इट इज अ सिंपल वे टू कैलकुलेट द एनर्जी बाय मल्टीप्लाइंग विद टी इन द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर के सारे फॉर्मूलों में टी से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी हम लोगों को। और वही मैंने बताया था कि पावर का सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और सेकंड वी स्क्वायर अपॉन आर, थर्ड वी आई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी सेम फॉर्मूला, बस बाय मल्टीप्लाइंग विद द हेल्प ऑफ टी। ओके, तो नाउ first we need to draw a diagram with the help of resistors having resistance R, and this is the battery having voltage V, current I is flowing in this battery। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्मूला हीट की, तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, या चलो अगर हम इसको ही यहाँ से बात करते हैं, सबसे पहले जूल्स की इसकी डिस्कवरी की थी, तो जूल्स से बात करते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट है ना, वहीं से ले लेते हैं। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या जूल्स लो भी बोल देते हैं इसे। तो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है पेपर एग्जाम में, तो जब ये आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो जूल्स ने सिंपल सी बात बताई थी कि भाई किसी भी रजिस्टर में कंज्यूम होने वाली या डिसिपेट होने वाली जो हीट होगी, वो कुछ फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तीनों को कंबाइन कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बाय द जूल्स इज हीट डायरेक्टली, हीट इज proportional to the square of current, square of current। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं H proportional to I square। सेकेंड, heat is directly proportional to the resistor, resistance means है ना, तो H directly proportional R। और थर्ड है heat is directly proportional to the time consumed, तो H directly proportional to, combine all the equations then we can get H proportional to I square R T। proportional का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा H इक्वल टू I स्क्वायर R T, उस कांस्टेंट को मन ले लिया हमने। तो दिस इज द जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या हीट का पहला फॉर्मूला ये है भाई। यहाँ से हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहे तो इन टर्म्स, ये तो जूल में आया है ना, दिस इज इन द जूल, इन कैलोरी, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, कैलोरी के टर्म में 0.24 I स्क्वायर R इंटू टी, ये कैलोरी बन जाता है। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा है, 0.24 से मल्टीप्लाई करो, कैलोरी में आंसर आ जाएगा, वरना तो चल ही रहा है हमारे पास। ठीक है, ये कैलोरी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टर्म्स निकल कर गए। अगर हम सेकंड बात करें इसकी, इन टर्म्स ऑफ, वो यही था ना, ऐसे कुछ रजिस्टर हमने लगाया था, यहाँ पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया था, इस बैटरी को पी वोल्टेज, करंट आई, रजिस्टर आर। तो इस तरह से अब अगर हम यहीं पे बात करें सेकंड टर्म, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रजिस्टर, तो वोल्टेज और रजिस्टर की टर्म में सिंपली हो जाएगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये टाइम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और थर्ड भी बड़ा सिंपल है, इन टर्म ऑफ V एंड I, तो यहीं से आ जाएगा H इज इक्वल टू VI इंटू T। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल हीट। अब इन्हीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल हीट को किस में कन्वर्ट करना है, मतलब दोनों में रिलेशन डेवलप करना है ना, पावर में और हीट में। तो व्हाट विल बी द रिलेशन, सिंपल रिलेशन है, बट टाइम का फेयर था तो टाइम आ जाएगा। तो अगर हम यहीं पे बात करें रिलेशन बिटवीन हीट एंड पावर, रिलेशन बिटवीन हीट एंड पावर, हीट या एनर्जी में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनर्जी और हीट एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो हीट क्या होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, हमने पहला फॉर्मूला हीट का पकड़ा, पावर का भी फर्स्ट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, डिवाइड करेंगे देन वी गेट H अपॉन P इक्वल टू T, या हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड पावर। तो यहाँ से रिलेशन अगर हमें डायरेक्टली हीट गिवन होगी तो हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर गिवन होगी तो हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेन टर्म जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, और वही टर्म क्या कहलाती है, यूनिट्स ऑफ हीट, क्योंकि एक्चुअल में जो बिजली का बिल बनता है वो यूनिट से बनता है। यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है, हीट कैसे यूनिट में कन्वर्ट होता है, यूनिट कैसे रुपीज में कन्वर्ट होती है, वही देखना है ना। तो बात करें इसकी यूनिट्स ऑफ हीट, तो मैं हेडिंग लगाता हूँ यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ हीट, यूनिट्स ऑफ हीट, हीट या एनर्जी है ना, बात एक ही है। तो फर्स्ट, पहली चीज 1 जूल, तो 1 जूल ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट होती है 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, मतलब कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, ये याद कर लेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे ही बोलते हैं 1 यूनिट, के 1 यूनिट बिजली का बिल आया तो 1 यूनिट बिजली का बिल का मतलब इतनी एनर्जी खर्च हुई होगी, 1 यूनिट का मतलब। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 किलो वाट आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 ऐसे ही, किलो को कन्वर्ट करो वाट में 1000 से मल्टीप्लाई करके, और आवर को कन्वर्ट करो सेकंड में 36 से मल्टीप्लाई करके, 36 है ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा ये। तो सिंपल हम ऐसा कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसे। मैं कहने का सेंस है कि किलोवाट आवर का मतलब क्या है, किलोवाट आवर का मतलब है कि जब हम किसी अप्लायंसेस को, अगर वो 1 किलोवाट रेटिंग का हो, किसी 1 किलोवाट रेटिंग का अप्लायंसेस को 1 आवर तक लगातार रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। मीन्स अगर हमारे, जब हम यूपी के हैं तो हमारे यूपी में 7 रुपीज पर यूनिट बिजली का बिल आता है, तो अगर हम अपनी एसी 1 किलोवाट की है उसे 1 घंटे तक लगातार रन कराए बिना स्टॉप किए, तो 7 रुपीज का बिजली का बिल आएगा। तो ऐसे ही कोई भी 1 किलोवाट की चीज जब 1 घंटे तक लगातार चलती रहेगी तो 1 यूनिट बिजली का बिल आता है, तो इसे बोलते हैं किलोवाट आवर। और इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई। अब हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करें तो कैलोरी में कन्वर्जन हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी। यही होता है हमारे पास यूनिट्स का कन्वर्जन, कि कैसे हम जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जूल वाज द साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहीं से हमने इसकी यूनिट कैलोरी ले ली है।
तो आई होप तुम लोगों के समझ में सारी चीजें आ गई होंगी, सारे फॉर्मूला आए होंगे रिलेटेड टू हीट एंड पावर। तो चलिए खैर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ये तो बातें हो गई हमारी सारी की सारी। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस चीज से रिलेटेड कि कैसे बिजली का बिल बनाना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे हाउस होल्ड सर्किट की तरफ। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई थी हमारे, है ना। तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमने कुछ क्वेश्चन ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, नोट डाउन किए हैं, तो इनका सोल्यूशन करते हैं अच्छे से बढ़ के। सब क्वेश्चन बोर्ड में आए भी क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे बात करें अगर हम, तो ए लैंप रेटेड 6 वोल्ट 12 वाट मींस 6 वोल्ट पे चल रहा है, 12 वोल्ट इसकी पावर है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर आर। एक है ना रजिस्टर से कनेक्टेड है, वोल्टेज 12 वोल्ट है। पूछा है नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर, रेजिस्टेंस यूज करने का पर्पस क्या है। सेकंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। थर्ड इज व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितनी करंट हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो लेट्स से दिस इज द बल्ब, और यहाँ पे रजिस्टर लगाया हमने और यहीं से कनेक्ट किया हमने एक बैटरी को, कुछ इस तरह से। ये रजिस्टर आर है, लैंप है कितना 6 वोल्ट 12 वाट, और वोल्टेज कितने हैं 12 वोल्ट के वोल्टेज गिवन है। तो पहला पर्पस ऑफ रजिस्टर, सिंपल सी बात है, रजिस्टर का पर्पस है करंट की वैल्यू को डिक्रीज करके सेफ वैल्यू तक पहुंचाना, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है और 6 वोल्ट तक ही कंज्यूम कर सकता है, 6 वोल्ट तक ही झेल सकता है, तो फूक जाएगा बल्ब। तो हमने क्या किया, रजिस्टर लगा करके करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल पहले ही ड्रॉप करा दिए, जिससे कि सेफ वैल्यू रहे करंट की, और जब बल्ब पे जाए तो बल्ब बिना खराब बिना डैमेज हुए अपने वर्क करता रहे। तो यहीं पे हम लिखेंगे टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट टू दी सेफ लिमिट। ठीक। सेकंड पूछा है क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली V इज इक्वल टू आई आर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले करंट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो रजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले बल्ब के देखते हैं। यहाँ पे बल्ब का रजिस्टर कितना है 4 बल्ब। तो बल्ब के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर की वैल्यू 12, V की वैल्यू 6 इंटू 6 अपॉन आर, तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपॉन 3 ओम। 3 ओम ये बल्ब के रजिस्टर की, ध्यान रखना इसकी नहीं है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो सर्किट में करंट V इज इक्वल टू आई आर, हमें पता ही होता है फॉर्मूला। V की वैल्यू कितनी इज इक्वल टू आई की वैल्यू, V की वैल्यू तो चलो गिवन है 12 वोल्ट, 12 इक्वल टू आई, आर की वैल्यू कितना है 3 तो बल्ब का, और आर रजिस्टर। तो अभी आर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे 4 बल्ब तो चल ही रहा है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, मैक्सिमम पावर के लिए। पावर कितने हैं बल्ब की 12, V कितना है 6 इंटू आई। बल्ब के वोल्टेज लेने, याद रखना, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। तो करंट आ चुका, करंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो वी विल गेट 12 इक्वल टू 2, 3 प्लस आर, और 2 से कटेगा 6 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 3, तो आर इक्वल टू 3 ओम। तो यहाँ से रजिस्टर, यहाँ से करंट, और वहां से क्या आ जाएगा पहले पार्ट का रजिस्टर यूज करने का पर्पस। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, ए हीटर इज रेटेड 1.1 किलोवाट, मतलब ये पावर गिवन है हमें कितनी 1.1 किलोवाट, कितने वोल्ट पे चल रहा है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट पे चल रहा है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे डायरेक्टली। तो पावर की वैल्यू कितनी है 1100, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया है, पावर वही 220 अपॉन आर, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 11 से आएगा 2 टाइम्स, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 44 ओम, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा होगा। सेकंड क्या पूछा है, बोला हमसे बी पार्ट यहीं पे कैलकुलेट करना चाहेगा हम, तो सेकंड पूछा कैलकुलेट एनर्जी इन किलोवाट आवर इन ए वीक, एक वीक में। तो एनर्जी के लिए कुछ नहीं करना, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम लगा देंगे, फॉर्मूला रिलेशन हमें पता ही है। तो पावर कितनी दे रखी है, पावर हमें दे रखी है 1.1 मल्टीप्लाई कितने वीक में, एक वीक में कितने देता है 7 दिन, और 7 दिन में कितना चल रहा है 48 आवर, तो 7 इंटू 4 लगा देंगे यहाँ पे, तो 1.1 इंटू 28 या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30.8 किलो वाट आवर। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हीट को।
तो किलोवाट आवर में है। अब अगर हमें बिल बनाना होता है तो पैसे क्यों बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पैसों से। अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें देखो सर्किट गिवन है और कैलकुलेट आर। देखो ध्यान रखना, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस गिवन है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसे इग्नोर मत कर देना। हमसे पूछा है कैलकुलेट करंट, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल अक्रॉस बी, एनर्जी स्पेंड इन 1 मिनट इन रजिस्टर ए। ठीक है, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले V इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई आर। ये लगाया फॉर्मूला। V की वैल्यू कितनी गिवन है, 12। आई कैलकुलेट करना है, आर टोटल रजिस्टर गिन लो, 4 6 और ये 2 मत भूलना, तो 4 + 6 + 2 सीरीज में होगी, तो 12 इक्वल टू 12 आई, और आई कैन बी रिटन एज 1 एम्पियर, तो ये हुआ 1 एम्पियर। सेकंड हमसे क्या पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ देखो वोल्टेज ड्रॉप बाई सेल, इंटरनल रजिस्टर ने कितने का है, तो वोल्टेज वो पोटेंशियल ड्रॉप एट इंटरनल रजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितने खाए होंगे, जैसे कह दो V इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ये सिंपल फॉर्मूला इंटरनल के लिए। आई की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 2, स्मॉल आर ये है ना रजिस्टर, तो V कितना हुआ 2, तो 2 तो खाया इसने, तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएंगे TV इक्वल टू EMF माइनस V। EMF जो कि वोल्टेज है बैटरी के 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 वोल्ट, तो ये आया टर्मिनल वोल्टेज। सी पार्ट में क्या पूछा है हमसे, एनर्जी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी क्या अक्रॉस, तो करंट तुम्हें पता है सर्किट में 1 एम्पियर चल रही है 1 एम्पियर, तो PD अक्रॉस बी, तो PD अक्रॉस बी हो जाएगी, हाँ भाई, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और V की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे, V तो कैलकुलेट करना है, I कितना हो जाएगा 1, R कितना है 6, तो V इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगी यहाँ पे हमारी वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी। अब लास्ट हमारे पास बचता है क्या एनर्जी स्पेंड इन 1 मिनट इन रजिस्टर ए, तो रजिस्टर ए में एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। तो अगर डी पार्ट की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है I² R इंटू टी, तो R कौन सा लेंगे, R लेंगे ए वाला, तो I इज वॉट 1², R की वैल्यू हो जाएगी 4, और टाइम कितना है 1 मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, आवर में, तो 1 मिनट अपॉन 60 आवर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे 4/60 वॉट आवर, और मल्टीपल इसे काट देंगे इससे, तो 1/15 किलो वो वाट आवर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। चलो भाई, तो अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ए हाउस यूजेस 2 बल्ब ऑफ 100 वाट ईच, है ना, 2 बल्ब है 100 वाट, वो 100 वाट ईच, 2 फैंस है 60 वाट ईच, द बल्ब एंड फैंस आर यूज फॉर 10 आवर, 10 घंटे के लिए यूज किए गए हैं, देन वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट एनर्जी इन द किलोवाट आवर। इट मीन्स के 2 तो बल्ब है भाई यहाँ पे, लेट से एक बल्ब ये रहा और एक बल्ब ये रहा, दोनों का 100 वाट है, और 2 फैन से, एक फैन ये रहा और एक फैन ये रहा, इस तरह से कनेक्टेड है। अब हमने क्या काम किया, कैलकुलेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है 10 घंटे के लिए 10 आवर, तो 10 घंटे के लिए एनर्जी, तो टोटल एनर्जी H इज इक्वल टू एनर्जी पावर ऑफ बल्ब इनटू टाइम, कितने बल्ब है 2, तो 2, टाइम को कॉमन एक साथ ही ले लेंगे, प्लस पावर ऑफ फैन, पावर ऑफ बल्ब इनटू कितने फैन है 2 बाहर T, तो 2 हमने कॉमन लिया, पावर ऑफ बल्ब हो जाएगी 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 10, और वी कैन से 160 इंटू 20 या 320 वाट आवर, कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में, तो 3.2 किलो वाट आवर, ये आ गई टोटल एनर्जी यूज्ड। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में कहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वी डू नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ विद द रुपीज विद एनर्जी, so then we can get electricity bill can be written as H multiplier rupees. How much rupees are there, 5.5 into 3.2, ये हो जाएगा 0, 11, 165, 175, 175, 177, यहाँ पॉइंट लग जाएगा इतने रुपए, तो 17.7 रुपीज का बिजली का बिल आएगा। तो यहाँ तक हमने बातें करी, न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, वो हम एक बार सेपरेट वीडियो बना करके कोशिश करेंगे कराने की, लेकिन 1 शॉट चल रहा है तो हमें यहाँ थ्योरी भी कवर करके चलनी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसकी बात चल रही थी हाउस होल्ड सर्किट, कैसे पावर ट्रांसमिट होती है, व्हाट इज रिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम, कैसे से एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें करते हैं। तो एक बार ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आई हैव टू ड्रॉ दी डायग्राम्स, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। तो वी विल टेक 2 मिनट्स पॉज। तो खैर बात कर लेते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन।
और पावर ट्रांसमिशन। तो ये सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब पावर स्टेशन पे जो बिजली बनती है वो बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है और कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है बिजली को। उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर तक आने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाने के बाद हमारे घर के अंदर तक कैसे आएगी, तो उसे बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ से ट्रांसमिट हुआ पावर कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट से या पावर स्टेशन जहाँ पे भी बिजली बन रही होगी वहां से हमारे घर तक, कंज्यूमर तक। और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क घर के अंदर की स्ट्रक्चर है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले पावर स्टेशन पे 11 किलोवोल्ट की बिजली बना दी जाती है। 11 किलोवोल्ट की बिजली ज़्यादा हाई बिजली नहीं है, कारण कि 11 किलोवोल्ट में हमें इसलिए बनानी पड़ती है जिससे कि अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो यहाँ के जो वायर्स है वो पिघल जाएंगे, पिघल गए तो वहीं पे सारा सिस्टम बिजली को आगे कैसे पहुंचाएंगे। तो पावर ट्रांसमिशन से 11 किलोवाट में बिजली बना करके आगे पहुंचाई जाती है। आगे पहुंचाने के बाद उसे ग्रिड सब स्टेशन पे गुजारा जाता है। ग्रिड सब स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो स्टेप अप का काम क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई को लो में, लो को हाई में कन्वर्ट कर देती है। हमारे घरों के बाहर ट्रांसफार्मर रखा होता है, हमने देखा है, वो होना यही है। स्टेप अप है तो वोल्टेज लो से हाई, और स्टेप डाउन है तो हाई से लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 11 किलोवाट से काम तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब हमें एक पावर स्टेशन से एक शहर के अंदर बिजली भेजनी है, बहुत दूरी तय करा के भेजनी है। तो हमने क्या किया, स्टेप अप करके 11 किलोवाट को 132 किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। अभी 132 किलोवाट की लाइन चल रही है, चलते चलते हमें एक पोल से सहारा देना पड़ा। ये बीच का पोल है, वरना तार लचक जाएंगे ना, ऐसे स्लैग हो जाएंगे। तो हमने पोल लगाया, इसने सपोर्ट दे दी। आपने देखा भी होगा जो लगे हुए होते हैं पोल से खेतों में, बीच में बड़े ट्रांसफार्मर से ऐसे खड़े होते हैं एल्यूमिनियम की फॉइल, वो यही है ना। उसके बाद हमने उस पावर को आगे पहुंचाया, फिर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजारा जो कि मेन सब स्टेशन में आ जाता है। और मेन सब स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 132 वोल्ट कन्वर्ट हो जाती है 33 किलोवोल्ट में। अब ये 33 किलोवोल्ट हैवी इंडस्ट्रीज में पहुंचा दी जाती है, जो हैवी फैक्ट्री है जहाँ बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मतलब बिजली का काम ज्यादा है, तो वहाँ 33 किलोवोल्ट इंडस्ट्री में पहुंचा दी जाती है, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं जिसे। उसके बाद हमने इसे और आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा करके स्टेप डाउन किया इंटरमीडिएट सब स्टेशन के थ्रू। इंटरमीडिएट मतलब बीच का सब स्टेशन, हमने इसे 33 से 11 किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। और उस 11 किलोवाट को हमने पहुंचाया लाइट फैक्ट्रीज में। ये हैवी फैक्ट्री थी, ये लाइट फैक्ट्री थी, जहाँ पे 11 किलोवाट से काम हो जाए। लेकिन हमारे घरों में तो केवल 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो 11 किलोवाट तो हमारे लिए भी खतरनाक है। तो हमने क्या काम किया, इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजरा अपने स्टेशन, जो हमारे बिजली घर पे आया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने उसे डाउन करके 11 किलोवाट को कन्वर्ट किया 220 वोल्ट में, और कंज्यूमर्स के घर में बिजली पहुंच गई। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क होता है ट्रांसमिशन नेटवर्क, जिसे हम बोल देते हैं पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली आने का सफर। और वहीं से हम बात करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे घरों के अंदर तक कैसे सप्लाई हो रही है। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीजें, यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज फ्यूज, सेकंड इज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। फ्यूज की तरह वर्क करता है। फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का काम होता है सेफ्टी रखना किसी डिवाइस की। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर ए सेफ्टी पर्पस, कि जब एक्सेसिव करंट आ जाती है किसी अप्लायंसेज में, तो अप्लायंसेज डैमेज ना हो जाए, तो पहले फ्यूज खत्म होगा, उसके बाद अप्लायंसेज पर करंट पहुंचेगी। तो जब फ्यूज खत्म हो जाएगा तो अप्लायंसेज पर करंट पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि फ्यूज की स्ट्रक्चर को जिस तरह की होती है, मैं आपको लोगों को बता दूं, ये फ्यूज होता है। और ये फ्यूज कितने का मिलता है बाजार में, 5 रुपए का, केवल ओनली 5 रुपीज। और बीच में एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। तो अगर ये रेटिंग है 10 एम्पियर कि भाई 10 एम्पियर की करंट को पास करा सकता है फ्यूज, इससे ज्यादा की पास नहीं करा सकता। तो होता क्या है कि अगर अचानक से बिजली तेज आ गई तो इस फ्यूज को किसी भी अप्लायंसेस के पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे एसी जोड़ा लाइव वायर में जाएगा, एसी से पहले कनेक्ट कर दिया। अब एसी तो 10 एम्पियर से चल रही है, 10 एम्पियर तक जब तक करंट आ रही है तब तक तो फ्यूज चल रहा थी। अब अचानक से फॉल्ट हुआ कहीं और करंट 20 एम्पियर हो गई। अब क्या हो, अगर 20 एम्पियर करंट एसी में पहुंच गई तो ऐसे डैमेज हो जाएगी, इतनी महंगी चीज है, डैमेज हो गई बड़ा नुकसान हो जाएगा, दुख पहुंचेगा दिल को, दोबारा एसी कैसे लाएंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। तो किया क्या, 5 रुपीज खर्च करो और एक फ्यूज ले आओ, फ्यूज को कनेक्ट करो लाइव वायर में पहले एसी से जस्ट। तो अब इसकी रेटिंग 10 एम्पियर है फ्यूज की। तो जैसे लाइव वायर में अगर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगी तो ये फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर टूट जाएगा। और जैसे वायर टूटेगा कॉन्टैक्ट हो जाएगा ब्रेक, और जब हो जाएगा ब्रेक कॉन्टैक्ट तो करंट आगे पहुंच ही नहीं पाएगी, हमारी डिवाइस सेफ रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या होता है कि पहले फ्यूज फिर एमसीबी। फ्यूज तो पोल पे रखा जाता है, पोल मतलब जिस पोल से लाइट आ रही है हमारे घर तक, उसके बाद ये एमसीबी। तो देखो ये तो क्या है, पोल जहाँ से लाइट आ रही है, ये लगाया फ्यूज,
ये मीटर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली का मीटर। उसके बाद ये मेन बॉक्स है, सप्लाई बॉक्स या मेन बॉक्स कह दो इसे। और ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या रखी होती है, एमसीबी, एमसीबी 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो पोल से 3 वायर आते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। सिंपल सी बात है, हमारे पास 3 वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। तो कुछ इस तरह का होता है, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। तो लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव वायर में करंट फ्लो होती है, करंट वापस बैक कैसे आएगी, तो न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई अप्लायंस से कनेक्ट करते हैं तो एक लाइव एक न्यूट्रल में हमने कनेक्ट किया यहाँ, और करंट इस अप्लायंस के थ्रू होते हुए न्यूट्रल वायर से वापस बैक आ जाती है, ठीक। और अर्थ वायर को दिया जाता है कि अगर डैमेज होने का खतरा ना हो, जैसे कि हैवी करंट आ गई, जैसे मैंने बताया फॉल्ट हुआ अचानक से, तो अर्थ वायर के थ्रू सारी के सारी करंट अर्थ में समा जाएगी और हम सेफ रहेंगे, हमें शॉक नहीं लगेगा। 3 वायर होते हैं। तो हमने लाइव वायर को कनेक्ट किया फ्यूज से पहले, मतलब पोल से पहले फ्यूज से कनेक्ट किया, उसके बाद इसे मीटर में गुजारा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। उसके बाद मीटर से हमने इस लाइव वायर को लेके गए मेन बॉक्स में, जहाँ पे हमने स्विच लगा रखे हैं। उस स्विच से हम मेन एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे कनेक्ट किया। ये एमसीबी 1, एमसीबी 2, एमसीबी 3, एमसीबी 4, तो लाइव वायर पूरा का पूरा इससे कनेक्ट किया। अब सर्किट पूरा करना है, खाली लाइव वायर से काम तो चलेगा नहीं, कम से कम 2 वायर तो होनी चाहिए ना। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल वायर को भी यहाँ से लेके गए। देखो न्यूट्रल हुआ, ये लाइव हुआ, ये अर्थ हुआ। तो अर्थ न्यूट्रल वायर चलते चलते यहाँ पहुंचा, इस मीटर के थ्रू होते 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 यहाँ पहुंच करके एमसीबी से दूसरे कनेक्ट कर दिया। एमसीबी का एक पोल कनेक्ट हुआ लाइव से, एक पोल कनेक्ट हुआ न्यूट्रल वायर से। अब अर्थ वायर डायरेक्ट लेकर के जाके मीटर के नीचे निकाल के यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं मीटर से। ये अर्थिंग दे देते हैं कि अगर फॉल्ट हुआ तो सारे के सारे करंट अर्थ में चली जाएगी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे एमसीबी बॉक्स के अंतर्गत तक था बस, मतलब एमसीबी बॉक्स हमारे घर के जस्ट बाहर रहती है। उसके बाद घरों के अंदर सप्लाई कैसे आएगी, तो घरों के अंदर सप्लाई देने के लिए 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए, एक तो ट्री डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्री डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दोनों ही सिस्टम में जो कनेक्शंस है वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं हमारे घरों में, लेकिन हमारे यहाँ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। हम पहले दोनों की वर्किंग समझते हैं कि ट्री डिस्ट्रीब्यूशन और रिंग डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे सप्लाई की जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, पॉज करें 1 मिनट के लिए, पॉज कर। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं वायरिंग इन हाउस होल्ड सर्किट। तो हाउस होल्ड सर्किट के अंदर वायर्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, और हमने अभी तक देखा था डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, मतलब बिजली के मीटर तक हम कैसे, एमसीबी बॉक्स तक हम कैसे वायरिंग पहुंचा रहे हैं, कहां से, पावर स्टेशन से, और आगे हम अपने घरों के अंदर कैसे वायरिंग करते हैं। तो बड़ी सिंपल बात है, घरों के अंदर वायरिंग करने के 2 मेथड है, पहला ट्री सिस्टम और दूसरा रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, और रिंग सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज है। हम बारी बारी देखते हैं कि ट्री सिस्टम रिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है और ये कैसे हमारे घरों में यूजफुल है और कौन सा हमारे घरों में आजकल यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हम यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे और एक्सप्लेन करते रहेंगे कि ट्री सिस्टम क्या होता है और रिंग सिस्टम क्या होता है। तो बात करें ट्री सिस्टम की। ट्री सिस्टम बेसिकली एक तरह की ट्री की तरह होता है कि एक स्टेम है और स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है ट्री की। उसी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है यहाँ, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्यूज लगे होते हैं या उसे एमसीबी कह देते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग तरफ को जाते हुए ब्रांचेस निकली हुई होती है, देखो, और उन्हीं ब्रांचेस से हम अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो जिससे सीधा सीधा लाइव वायर, ये अर्थ वायर जा रहा है, ऊपर से घूम करके लाइव वायर आया और हमने लाइव वायर को कनेक्ट किया एक अप्लायंसेस से, और उस अप्लायंसेस का दूसरा न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल वायर से, क्योंकि सर्किट को पूरा करने के लिए लाइव और न्यूट्रल 2 चीजें चाहिए होती है। और अगर कोई हैवी अप्लायंसेस है तो हैवी अप्लायंसेस का थर्ड वायर हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ वायर से। तो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यही हमारा क्या सिस्टम है, ट्री सिस्टम है। ट्री सिस्टम हमने क्या काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग ब्रांचेस की तरह वायर्स को निकाला है अलग अलग रूम्स में पहुंचाने के लिए। और यहीं पे बात करते हैं हम इसके कुछ एडवांटेजेस की। तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेजेस कि हर एक अप्लायंसेस के लिए एक अलग फ्यूज चाहिए होता है। तो अगर कोई इन केस कोई हैवी वोल्टेज आ जाते हैं बिजली घर से या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पर्टिकुलर फ्यूज बस्ट होगा। पर्टिकुलर फ्यूज बस्ट होने की वजह से पूरे घर की सप्लाई सेफ रहेगी, पूरे घर की वायरिंग सेफ रहेगी। तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे हर एक अप्लायंसेस के लिए जो वोल्टेज होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं 220 वोल्ट, मतलब सेम रहते हैं। हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है तो 220 वोल्ट रहेंगे और वो सेम रहेंगे पूरे हर एक अप्लायंसेस के लिए। तो इसका एक बेसिक एडवांटेजेस है। और तीसरा एडवांटेजेस क्या है, तीसरा एडवांटेज है कि जब पूरे घरों में करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज डिफरेंट होने की वजह से हर एक अप्लायंसेस में सेम वोल्टेज रहेंगे, ये तो है ही। और अलग अलग उसकी वजह से सेम वोल्टेज रहने की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इस वायरिंग का डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से कॉस्ट कम आती है ऑब्वियसली।
तो ये हमारे इसके क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या हाईवी वोल्टेज आ गए तो फ्यूज बस्ट होने की वजह से पूरे घर की सप्लाई कट हो जाएगी, क्योंकि एक फ्यूज बस्ट होगा उस अप्लायंसेस का तो बस्ट होगा, लेकिन पूरे घर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पूरे घर की बिजली को सफर करना पड़ेगा। जब तक उसे ठीक नहीं करेंगे तब तक घर की बिजली ठीक ही नहीं हो पाएगी। और सेकंड क्या एडवांटेज, सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होने की वजह से ही हम इसे जल्दी से यूज नहीं कर पाते अपने घरों में। यहीं पे बात आ जाती है रिंग सिस्टम की। तो रिंग सिस्टम में क्या होता है, रिंग सिस्टम में बेसिकली एक रिंग बनी हुई होती है लाइव वायर की, न्यूट्रल वायर की और अर्थ वायर की। लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं सारे अप्लायंसेस। उस अप्लायंसेस को हम ऊपर कनेक्ट करेंगे, पहले फ्यूज कनेक्ट करेंगे, फ्यूज से उस अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बल्ब कनेक्ट करेंगे, फिर बल्ब का दूसरा टर्मिनल हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करके न्यूट्रल पे ले आएंगे। देखो दिख रहा होगा साफ साफ। अगर कोई हैवी सॉकेट लगाना है 3 पिन वाला तो हमने आगे से लाइव वायर में कनेक्ट किया फ्यूज से हमने 3 पिन के लाइव वायर में सॉकेट कनेक्ट किया, अर्थ वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया। और ऐसे डिफरेंट रूम के लिए डिफरेंट वायरिंग पॉसिबल हो पाती है। तो रिंग सिस्टम की बात करते हैं। रिंग सिस्टम में क्या होता है, रिंग सिस्टम में एक रिंग बनी हुई होती है। रिंग एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, एक अर्थ वायर, कंसेंट्रिक रिंग से बना लो। और उससे क्या कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लाइव वायर को कनेक्ट करते हैं सबसे पहले हम किसी फ्यूज से। फ्यूज के बाद उस अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं। अगर अप्लायंसेस स्मॉल है, मतलब ज्यादा पावर वाला नहीं है, तो अप्लायंसेस का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करके उसे न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देते हैं नीचे ला करके। तो यह हुआ एक कंप्लीट सर्किट, वो बल्ब जल पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हैवी सॉकेट लगाना है 3 पिन वाला, तो आगे देखो क्या दिखा रखा है कि हमने लाइव वायर को कनेक्ट किया लाइव सॉकेट से, उसके बाद न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया, उसके बाद अर्थ वायर को कनेक्ट किया और अर्थ वायर को कनेक्ट कर दिया अर्थ वायर से, न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया न्यूट्रल वायर से और लाइव वायर को कनेक्ट किया लाइव वायर से। इस रिंग के केस में ऐसे हम डिफरेंट रूम्स के लिए डिफरेंट वायरिंग को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा रिंग सिस्टम पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद हम बात करें इस रिंग सिस्टम का एडवांटेजेस की। तो रिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है, रिंग सिस्टम का सबसे बेसिक एडवांटेज ये है कि हर एक अप्लायंसेस के लिए कि अलग अलग फ्यूज लगा होगा। अगर करंट तेज आई तो वही अप्लायंसेस बस्ट होगा, बाकी अप्लायंसेस हमारे सेफ रहेंगे और पूरे घर के वायरिंग भी नहीं जाएगी। दूसरा अप्लायंसेस क्या है, दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये जो वायरिंग है ये हमारे घरों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सेफ रहती है, मतलब कि ये मिनिमम कॉस्ट में यूज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ज्यादा खर्चा नहीं हो पाता है। इसलिए यूजुअली हमारे घरों में ये रिंग सिस्टम यूज किया जाता है। इस रिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज काफी ज्यादा नहीं है, इसलिए इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एडवांटेजेस है, वही एडवांटेजेस हमने पढ़े हैं। अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग वोल्टेज नहीं होते, वोल्टेज रिमेन सेम। हर एक अप्लायंसेस के लिए सेम वोल्टेज रहेंगे, जिसकी वजह से रिंग सिस्टम और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो पाता है। तो ये थी बातें रिंग सिस्टम की। अब यहाँ पे अगर हम अपने सर्किट को कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। हमने क्या काम किया, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि अगर हम अपने घरों की वायरिंग सीरीज कनेक्शन में करते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ये होता है कि जब करंट तो सेम रहेगी, लेकिन वोल्टेज हर एक अप्लायंसेस के लिए अलग अलग हो जाएंगे। वोल्टेज अलग अलग होने की वजह से हर एक अप्लायंसेस अपने अलग वोल्टेज कंज्यूम करेगा, लेकिन हमारे घरों में तो 220 वोल्ट ही आती है, जिसकी वजह से सारी सप्लाई अच्छे से नहीं जल पाएगी, हर एक अप्लायंसेस सेम इंटेंसिटी से नहीं जल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वही हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हर एक अप्लायंसेस के लिए सेम वोल्टेज रहते हैं। सेम वोल्टेज रहने की वजह से हर एक अप्लायंसेस सेम इंटेंसिटी से वर्क करता है, क्योंकि घरों में 220 वोल्ट आती है तो सेम इंटेंसिटी से वर्क करेगा और यहीं पे सारे का सारा कनेक्शन ठीक हो जाता है और सब चीज बढ़िया करके चल पड़ती है। हमारे फिगर दिख रहा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना। बात करते हैं कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स की, कि जब भी कुछ घरों में वायरिंग होती है तो कुछ एसेंशियल कंपोनेंट लगाने होते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट जैसे कि फ्यूज, एमसीबी, प्लग, सॉकेट, अर्थिंग, ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट है, इनके बिना घरों की वायरिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो पहले अगर हम बात करें फ्यूज की, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। आप लोगों को दिख रहा है ये फ्यूज है। फ्यूज का काम क्या होता है कि अगर कोई हैवी वोल्टेज आ चुके हैं और हमारे अप्लायंसेस से फ्यूज कनेक्ट नहीं है तो पूरा अप्लायंसेस बस्ट हो जाएगा, फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे एयर कंडीशन है, हमने अपने घर में एयर कंडीशन लगा रखी, बिजली घर से 20 एम्पीयर की बिजली आ रही है, लेट्स एग्जांपल 20 एम्पीयर की बिजली आ रही है, 20 एम्पीयर एसी में चल रही है, एसी अच्छे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से बिजली तेज हो गई, क्योंकि बिजली घर में फॉल्ट हुआ, बिजली तेज हुई, 25 एम्पीयर आने लगी, क्या होगा, एसी तो बस्ट हो जाएगा। अब 25-30 हजार का एसी बस्ट हुआ तो क्या होगा, नुकसान होना इतना ज्यादा, तो करना क्या होगा। इंजीनियर्स ने सोचा कि यार इस अप्लायंसेस को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। 5 रुपए की चीज फ्यूज उस अप्लायंसेस के जस्ट पहले लगा दो। जैसे हमने फ्यूज को पहले लगाया तो मान लो 20 एम्पीयर की करंट थी, तो चलो 10 एम्पीयर मान लो, 10 एम्पीयर की करंट थी तो 10 एम्पीयर पहले से ही ये फ्यूज 10 एम्पीयर की रेटिंग के लिए डिजाइन है।
कि 10 एम्पेयर के मैक्सिमम करंट को झेल सकता है, उससे ज्यादा करंट आएगी तो खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ, 10 एम्पेयर की करंट जब तक आ रही है, फ्यूज ने करंट को पास कर दिया, एसी तक पहुंच गई, ठीक है, बढ़िया चीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से बिजली तेज आई तो क्या होगा, मान लो 11 एम्पेयर या 12 एम्पेयर बिजली आई, तो जैसे इसके अंदर एंटर करेगी तो ये मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम है, 10 एम्पेयर के हिसाब से डिजाइन है, तो जैसे हीट यहाँ ज्यादा बढ़ेगी तो ये मेल्ट होकर के वायर टूट जाएगा बीच में से। जैसे सर्किट ब्रेक होगा तो करंट आगे पहुंच ही नहीं पाएगी, जब करंट आगे नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी एसी सेफ रहेगी, केवल फ्यूज खराब होगा। फ्यूज का क्या है, ला करके बदल लो दूसरा 5 रुपए का, तो फ्यूज आराम से बदल सकते हैं। तो इतना एसेंशियल कंपोनेंट होता है फ्यूज हैवी अप्लायंसेस को बचाने के लिए। सेकंड चीज एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, कॉम्बिनेशन फ्यूज कह सकते हैं, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, फिगर दिख रहा होगा। इसका काम क्या है, इसका काम भी होता है घरों के वायरिंग में कि हैवी अप्लायंसेस से जस्ट पहले कनेक्ट किया जाता है फ्यूज, लेकिन पूरे घरों की वायरिंग से जस्ट पहले कनेक्ट की जाती है एमसीबी, क्योंकि सारे घर की वायरिंग एमसीबी से पास होकर के जाती है। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर फॉल्ट हुआ तो एमसीबी नीचे गिर जाएगी अपना आप, जब नीचे गिर जाएगी तो हमारे घरों की सारी वायरिंग सेफ रहेगी, बिजली जब तक तेज है तब तक वो नीचे गिरी रहेगी, उसके बाद बिजली ठीक हो गई बिजली घर से, हम जाकर के एमसीबी को ऊपर उठा लेंगे। मतलब पहला मेन डिफरेंस एमसीबी और फ्यूज में ये है कि फ्यूज को दोबारा से यूज नहीं कर सकते, उसी फ्यूज को हमें से रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन एमसीबी कैन बी रीयूजेबल। हम एमसीबी को क्या करेंगे, नीचे गिर जाएगी, वापस जाकर के ऊपर उठा दो, एमसीबी फिर से चार्ज मतलब चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यही एमसीबी का मेन पर्पज है। इसके बाद तीसरा एसेंशियल कंपोनेंट आ जाता है स्विच। स्विच क्या होता है, जो किसी अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए सहायक या हेल्पफुल होता है। तो ऑन करो या ऑफ करो, किसकी जरूरत पड़ेगी, स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो स्विच दो टाइप के होते हैं, सिंगल पोल, डबल पोल। सिंगल पोल में क्या होता है कि एक ही पोल है कि ऑन ऑफ। डबल पोल में क्या होता है कि एक दो स्विच होते हैं वहां पे, मतलब स्विच तो एक ही होगा, उसे ऊपर करके भी ऑन किया जा सकता है, नीचे करके भी ऑन किया जा सकता है, डुअल वायरिंग की तरह यूज किया जा सकता है, उसके दो पोल होते हैं क्योंकि। तो स्विच और स्विच, सिंगल पोल डबल पोल हो गया। तो स्विच की ये आपको फिगर दिख रही होगी, ये स्विच है इस तरह का। अब स्विच को कहां यूज करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट केस जो है स्विच का वो है स्टीयर केस वायरिंग। हमारे सीढ़ियों पे जब हम नीचे से ऊपर चलते हैं सीढ़ियों पर अपनी, कुछ इस तरह से, मान लो हमारे घर की सीढ़ी है, ये हमने अपनी सीढ़ियां बनवा दी, जीना बनाया है घर का, है ना, एक बोर्ड यहाँ पे लगाया, एक बोर्ड यहाँ पे लगाया, यहाँ बल्ब बीच में लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है बीच में। अब बात यह है कि इस बल्ब को इन दोनों स्विच से कनेक्ट करना है, इसे बोलते हैं डुअल वायरिंग या स्टीयर केस वायरिंग। डुअल वायरिंग तो स्विच S1, ये स्विच S2, स्विच एक ही है लेकिन डुअल कंट्रोल स्विच है, ये डबल पोल स्विच है। तो डबल पोल स्विच की फिगर आपको दिख रही होगी यहाँ, इस तरह से इसकी नोब होती है, देखो यहाँ पे एक कनेक्शन है, नीचे से एक कनेक्शन है, और यहाँ पे एक सीधा सीधा है, और यहाँ से निकला हुआ होता है, एक नोब इसकी इस तरह से जारी होती है, और एक नोब इसकी इस तरह से कनेक्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में इसे ऊपर से टच करा दिया तब भी एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे से टच करा दिया तब भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप ठीक से देख लो, फिगर ये है इसका डबल स्विच का, डबल वायरिंग का। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, यहां से जब हम जीने ऊपर को जा रहे हैं तो स्विच को ऑन किया तो बल्ब जल पड़ा, चलते 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 ऊपर पहुंचे, हमने इसे ऑफ कर दिया तो स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब स्विच ऑफ करते ही ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, वापस ऑफ करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए ये डुअल केस स्टेयर केस वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डुअल केस का आपको सारा सारा फिगर दिख रहा है, इस अच्छे से देख लेना, और जो लिखना है वो लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, वही लिखना है, यही हमारी बात है। इस सर्किट में ये तीनों सर्किट बनाने हैं डुअल केस के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है कि जब कोई हैवी करंट आ जाती है तो सारी की सारी करंट अर्थ में चली जाती है, हमारी अप्लायंसेस को या हमारे घर को सेफ रखने के लिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, इसका एक स्क्रैपर होते हैं, तो उनको ऊपर एक छड़ी लगा दी जाती है, लंबी सी रॉड लगा दी जाती है। लंबी सी रॉड लगाने का रीजन क्या है, लंबी सी रॉड लगाने का रीजन ये है कि अगर ऊपर से कोई बिजली गिर जाती है, अगर वो रॉड ना हो तो छत पे बिजली गिरेगी, छत की वजह से पूरे घर की दीवारों में करंट आ जाएगी, तो अंदर वालों को भले ही कुछ ना हो क्योंकि फैराडे केस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बाहर वाले को टच कर देगा उस दीवार को तो मौत भी हो सकती है उसकी। तो क्या किया जाए, एक रॉड लगा दी, उस रॉड को कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ से। अब जैसे कोई बिजली गिरेगी तो करंट को मिल गया रास्ता, तो सारे के सारे करंट रॉड के थ्रू होते हुए नीचे डायरेक्ट अर्थ में समा जाएगी। और वो रॉड कैसे बनाई जाती है, उस रॉड को नीचे और ग्राउंड के अंदर 2 से 3 मीटर नीचे दबाया जाता है, चारकोल और साल्ट का मिक्सचर लेकर के। उसके कॉपर प्लेट रखी होती है, देखो दिख रहा होगा कॉपर प्लेट रखी हुई होती है। उसके बाद उस रॉड को होलो बनाया जाता है पूरा। होलो बनाने का पर्पज ये है कि जो करंट है वो, अगर ये सॉलिड बना तो करंट ऊपर ऊपर रहेगी, सरफेस पे चलती है, कोई करंट अंदर नहीं चलती। जब करंट सरफेस पे चलती है तो थोड़ा टाइम लगेगा नीचे जाने में। अगर हम इसे होलो बना दिया तो एक सरफेस बाहर का, एक सरफेस अंदर का, 2 सरफेस मिल जाएंगे। 2 सरफेस मिलने की वजह से डायरेक्टली सारी करंट नीचे अर्थ में समा जाएगी। तो इससे बोलते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग, और इससे हम अपने अप्लायंसेस को सेफ रख सकते हैं या अपने घर को भी सेफ रख सकते हैं, ठीक। और इसका अप्लायंसेस में यूज कैसे होता है, देखो साफ साफ फिगर दिख रहा होगा, अच्छे से देख लेना, ठीक। बात कर लेते हैं हम किसकी, स्विच की। स्विच तो हमने कर लिया, अप्लायंसेस अर्थिंग हमने कर लिया। प्लग एंड सॉकेट। प्लग एंड सॉकेट क्या होता है,
आपको पता है कि किस अप्लायंसेस को चलाने के लिए प्लग की जरूरत पड़ती है और सॉकेट किसके अंदर लगे, मेल फीमेल जॉइंट बोल देते हैं उसे, प्लग एंड सॉकेट। तो सॉकेट में 3 पिन और 2 पिन दो टाइप के सॉकेट होते हैं। 3 पिन का सॉकेट ये रहा, ऊपर अर्थ नीचे लाइव, साइड में न्यूट्रल वायर होता है। ऐसे ऊपर वाला छोटा स्विच के तो लाइव न्यूट्रल अर्थ वायर इस तरह से बना दिया जाता है। इसी तरह का प्लग होता है, प्लग में भी ऊपर अर्थ की पिन होती है, फिर लाइव की, फिर न्यूट्रल की पिन होती है, तो उसके अंदर ज्वाइंट कर देते हैं। हैवी अप्लायंसेस के लिए 3 पिन वाला प्लग यूज होता है, लो अप्लायंसेस के लिए 2 पिन वाला प्लग यूज होता है। 2 पिन में केवल लाइव और न्यूट्रल वायर होंगे और हैवी में लाइव न्यूट्रल अर्थ वायर होगा। ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? ऐसा भेदभाव इसलिए किया जाता है क्योंकि हैवी अप्लायंसेस को चलने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत होती है, और ज्यादा करंट की जरूरत होने की वजह से अगर उसमें कोई फॉल्ट हुआ तो सारे के सारे करंट घरों की दीवारों में फैल जाएगी। उस घरों की दीवारों से बचाने के लिए हम अर्थिंग कर देते हैं, जिससे कि सारे के सारे करंट अर्थ वायर के थ्रू होते हुए नीचे ग्राउंड में चली जाए और हमारी दीवारें सेफ रहे, या हर चीज सेफ रहे, या हमारा अप्लायंसेस भी सेफ रहे। और जो लो अप्लायंसेस होते हैं, लो वोल्टेज वाले, उनके लिए 2 पिन वाला स्विच सफिशिएंट है, क्योंकि उनका फॉल्ट हो भी गया तो ज्यादा देर वो फूकेगा, वो खराब हो भी गया तो हम दूसरा बदल के ला करके लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्विच, सॉकेट, प्लग, ये कुछ चीजें थी, कुछ चीजें लिखी हुई भी है, अच्छे से नोट्स कर लेना। इसी वजह से मैंने ज्यादा लिख के नहीं दिखाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। हर एक चीज है, जितनी चीजें लिखी है ये मेरे खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स है, अच्छे से बनाना, प्रिपेयर कर लेना और याद कर लेना। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, वन शॉट वीडियो। विश ऑल दी वेरी बेस्ट। हमने सब चीजें पढ़ी, सब चीजें अच्छे से देखी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका जवाब श्योरली दिया जाएगा। बस इतना एहसान कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे कि उन्हें भी कुछ बेनिफिशियल नॉलेज में, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेनिफिशियल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो विश ऑल दी वेरी बेस्ट।